हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। जना स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का रिवीजन करने वाले हैं। अगर आपने ये चैप्टर पहले पढ़ रखा है तो बहुत ही कम टाइम में एक बार फिर से सारी चीजों को रिवाइज कर पा रहे होंगे। इसी प्रकार से हमने काफी सारे चैप्टर्स के रिवीजन वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज भी आपको दे दिए गए हैं, है ना। तो अगर अभी तक आपने प्रैक्टिस करना शुरू नहीं किया तो शुरू कर दीजिए, क्योंकि एट द एंड प्रैक्टिस से ही आप एग्जाम को जीत पा रहे होंगे, है ना। चलिए फिलहाल के लिए हम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स को आप कैसे प्रिपेयर करने वाले हैं। तो पहला मेथड क्या है, फ्रॉम एल्कोहल्स। ओके, एल्कोहल से प्रिपेयर करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका रिएजेंट क्या है, HCl एंड ZnCl2। ल्यूकास टेस्ट इसको आप बोल रहे होते हैं। देखिए, अगर आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल है तो वहां पर कोई भी टर्बिडिटी आपको नजर नहीं आने वाली। टर्बिडिटी यानी कि आपके पास यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन में ऐसा कुछ व्हाइट सा नजर आ रहा होगा, है ना। व्हाइट वैक्सी सॉलिड इसको हम बोलते हैं, ठीक है। आपको पानी में थोड़ा गाढ़ापन टाइप नजर आ रहा होगा, उसी को आप बोलते हैं टर्बिडिटी। एंड वो कैसा होगा, व्हाइट कलर का होने वाला है, ठीक है। 2 डिग्री एल्कोहल में आपको टर्बिडिटी मिलेगी, बट कुछ थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, यानी कि टर्बिडिटी इन मिनट्स मिलने वाली है आपको। बट 3 डिग्री एल्कोहल में बहुत ही जल्दी आपको टर्बिडिटी मिलेगी, टर्बिडिटी इन सेकेंड्स, है ना। इस प्रकार से आप अलग कर पा रहे होते हैं कि आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल थी, 2 डिग्री एल्कोहल थी, या फिर 3 डिग्री एल्कोहल थी, है ना। इधर देखिए 1 डिग्री एल्कोहल की आप रिएक्शन करने वाले हैं HX के साथ, तो कैसे होगा, H प्लस X माइनस, अरे हाँ है ना। ओके, तो H प्लस आपका देखिए यहाँ पर आएगा, प्रोटोनेट ऐसे हो रहा होगा, ये बाहर जाएगा। अच्छा, यहाँ पर लिखा तो है, यस, इसका यहाँ पर लिखा भी हुआ है OH2 प्लस, यहाँ पर इसको बाहर हो जाएगा। देन R प्लस X माइनस मिलकर के RX, यानी कि हेलो एल्केन बोले तो एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन कर रहे होंगे। बोलिए हाँ है ना, ठीक है। अगर आपके पास 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री एल्कोहल होता है, 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल होगा, तो वहां पर SN1 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा होगा। आगे हम SN1 की बात कर रहे होंगे। रिएजेंट आपके पास क्या क्या होने वाले हैं, HX एंड NaI KI, इसमें से कोई एक हो सकता है, या फिर H3PO4 और NaBr प्लस H2SO4, इनमें से कुछ भी रिएजेंट आपको नजर आ सकते हैं। एंड अगर ऐसा नजर आ रहा है आपके पास, तो 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री एल्कोहल को आप कन्वर्ट करा रहे होंगे हेलो एल्केन या फिर एल्काइल हैलाइड में। ध्यान यहाँ पर आपको ये रखना है कि जब R प्लस का फॉर्मेशन हो रहा होगा, तो ये आपको मोस्ट स्टेबल की तरफ लेकर जाना है। दैट मीन्स अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो आप रीअरेंजमेंट करवा रहे होंगे, ठीक है। एनी इशू, आई डोंट थिंक किसी भी प्रकार की समस्या होनी चाहिए। नाउ सेकेंड वन, दूसरा तरीका क्या है, फ्रॉम एल्कोहल्स विदाउट अरेंजमेंट, बिना किसी अरेंजमेंट के। यहाँ पर तो आप अरेंजमेंट करवा रहे थे, है ना। अरेंजमेंट अगर पॉसिबल होगा तो अरेंजमेंट होगा, बट यहाँ पर बिना किसी अरेंजमेंट के आप एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करने वाले हैं। एंड ये होता है आपका बेस्ट मेथड। ये आपका बेस्ट मेथड होता है। क्यों होता है, देखेंगे ध्यान से। देखिए, इसको आप बोलते हैं डार्जन रिएक्शन, है ना। एल्कोहल की रिएक्शन आप करवाने वाले हैं SOCl2 के साथ, ठीक है। पहली बार करवाने वाले हैं आप SOCl2 के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, RCl, दैट इज एल्काइल हैलाइड मिल रहा होगा। देन SO2 एंड HCl गैस मिल रही होगी। ये दोनों गैसेस होती हैं। ये दोनों अगर गैसेस होती है तो बहुत ही जल्दी उड़ जाएंगी, बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाएंगी। दैट मीन्स आपको सिर्फ और सिर्फ ये मिलेगा इसके लिए, इसीलिए आप इसको बोलते हैं बेस्ट मेथड, क्योंकि जनाब यहाँ पर आपको प्योर एल्काइल हैलाइड मिल रहा होता है। ये दोनों तो उड़ जाएंगे ना, यस। अगर आपके पास SOCl2 अलॉन्ग विद पिरिडीन है, तब भी आपको यही सब कुछ मिल रहा होगा, बट रिएक्शन प्रोसीड किस प्रकार से कर रही होगी ये बदल रहा होगा। अगर सिर्फ और सिर्फ SOCl2 है आपके पास, तो फिर SNI मैकेनिज्म फॉलो हो रहा होगा। दैट मीन्स रिटेंशन यहाँ पर आपको मिल रहा होगा। अगर SOCl2 अलॉन्ग विद पिरिडीन है, तो फिर आपको SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा होगा, एंड यहाँ पर इन्वर्जन प्रोडक्ट आपको मिल रहा होगा। अरे हाँ है ना, कोई दिक्कत है आपको, नहीं होनी चाहिए। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। एंड दोनों ही मेथड आपके बेस्ट मेथड हैं, क्योंकि दोनों में ही एट द एंड ऑफ द डे आपको SO2 एंड HCl मिलने वाला है। दोनों की गैसेस उड़ जाएंगी, है ना। नाउ दूसरा तरीका क्या है, रिएक्शन विद PX3 PX5 या फिर रेड फॉस्फोरस X2, ठीक है। PX3 है आपके पास, ओके, ROH यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। PX3 इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर OH, तीनों OH निकालने वाले हैं अलॉन्ग विद P, इससे P निकालेंगे। दैट मीन्स आपको H3PO3 बनता हुआ नजर आ रहा होगा। एंड यहाँ पर इस तीनों R, इस तीनों X को लेकर के जाने वाले हैं। दैट मीन्स 3 मोल ऑफ एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो रहा होगा, ठीक है। एंड ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। ये छोटी छोटी बातें भी आपको पता होनी चाहिए, है ना। अगर आप PCl5 के साथ रिएक्शन करवाने वाले हैं, PX5, अरे हाँ है ना, दैट मीन्स PCl5, यहाँ पर क्लोरीन होगा ना, इधर क्लोरीन होगा, ये हाइड्रोजन नहीं, क्लोरीन होगा भाई साहब, क्लोरीन होगा। इसका मतलब PClO, POCl3 आपको ये अलग मिल जाएगा, यहाँ से POCl3 अलग होता हुआ नजर आ रहा है। देन HCl, RCl ये रहा, HCl ये रहा, ठीक है। ये भी आपका SN2 मैकेनिज्म को ही फॉलो कर रहा होगा। तो देख पा रहे हैं ना, आपको एल्काइल हैलाइड बनती हुई नजर आ रही है ना। अब तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, यानी कि हाइड्रोकार्बन से आप एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करने वाले हैं। नंबर 1, फ्रॉम एल्केन्स बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, ओके। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, RH हाइड्रोकार्बन, है ना। X2 अलॉन्ग विद HNO यानी कि सनलाइट, तो आपको RX HX बनता हुआ नजर आ रहा होगा। यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होगा, ठीक है। रेडिकल फॉर्मेशन होने वाला है, यहाँ पर इस प्रकार से रेडिकल बना होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे एंड ये दोनों जुड़ जाएंगे। दैट मीन्स RX HX आपको बना हुआ मिल जाएगा, एल्काइल हैलाइड। सेकेंड वन इज फ्रॉम हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन्स यानी कि डबल बॉन्ड का हेलोजिनेशन आप करने वाले हैं। हेलोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हेलोजन, अरे हाँ या ना।
हेलोजिनेशन का मतलब होता है जनाब एडिशन ऑफ हेलोजन। ओके, तो H2CCl4 आपको ये सब पता होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर एडिशन किस प्रकार से हो रहा होगा, इस बॉन्ड को आप तोड़िए, यहाँ पर एक X दीजिए, यहाँ पर एक X दीजिए। अरे हाँ है ना, ये तो यहाँ पर लिखा हुआ है। यस, दैट मीन्स आपका एल्काइल हैलाइड बन जा रहा होगा। सी ऑप्शन क्या है, फ्रॉम हाइड्रो हेलोजिनेशन। हाइड्रो हेलोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। अरे हाँ है ना, यस, ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, यहाँ पर आप एल्कीन तोड़ने वाले हैं तो एक को आप हाइड्रोजन देंगे, एक को आप हेलोजन देने वाले हैं। एंड कौन सा रूल फॉलो होगा, मार्कोनी-कॉज रूल फॉलो होने वाला है। मार्कोनी-कॉज रूल क्या होता है, निगेटिव एडेंडम ऑन दैट कार्बन। निगेटिव एडेंडम उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, ये होता है आपका मार्कोनी-कॉज रूल। ये वाला बॉन्ड टूटेगा है ना, ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर देखिए, इसको हम यहाँ पर बनाते हैं RCH, ये डबल बॉन्ड है, टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड में CH2। अब आप बताइए निगेटिव एडेंडम, यहाँ पर H प्लस एक्स माइनस होगा, H प्लस एक्स माइनस होगा, यानी कि निगेटिव। ये निगेटिव है, कहाँ पर जुड़ेगा, निगेटिव एडेंडम ऑन दैट कार्बन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन एक है, यहाँ पर दो है, यानी कि यहाँ पर आपका निगेटिव एडेंडम दैट इज X जुड़ रहा होगा एंड यहाँ पर आपका H जुड़ जाएगा, दैट इज यहाँ पर CH3 बन रहा होगा। देखिए यही तो है, बोलिए यही है ना। यस बिल्कुल जनाब, यही है, ये मार्कोनी-कॉज रूल को फॉलो कर रहा होगा। यहाँ पर आपको याद रखना है, अगर रीअरेंजमेंट हो रहा होगा तो आप रीअरेंजमेंट करवा रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो ये अब आपको ये डाउट आ रहा होगा कि यहीं पर क्यों प्लस बना। यहाँ पर इसलिए प्लस बना क्योंकि जनाब ये वाला कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, यहाँ पर अगर कार्बोकैटायन आप बना रहे होंगे तो इसकी स्टेबिलिटी कम है। ठीक है, ओके, बहुत टाइम दिया जा चुका है। हाँ, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या है आपके पास HBr पेरोक्साइड। हाँ, एक बार फिर से मैं आपका ध्यान स्क्रीन पर लाना चाहता हूँ। अगर आपके पास HCl है, HBr है या फिर HCl अलॉन्ग विद पेरोक्साइड है तो फिर आप मार्कोनी-कॉज रूल के थ्रू ही एडिशन कर रहे होंगे। अगर आपके पास HBr अलॉन्ग विद पेरोक्साइड है तो फिर आप एंटी मार एडिशन का यूज कर रहे होंगे। ध्यान दीजिएगा, HCl हो या फिर HBr हो या फिर HCl अलॉन्ग विद पेरोक्साइड हो, इन तीनों ही केसेस में आप मार्कोनी-कॉज रूल फॉलो कर रहे होंगे एडिशन के लिए। बट इस केस में HBr अलॉन्ग विद पेरोक्साइड अगर आपके पास है, HBr अलॉन्ग विद पेरोक्साइड है तो फिर आप एंटी मार्कोनी-कॉज रूल को फॉलो करते हुए हमें नजर आनी चाहिए। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए भाई साहब, है ना। नहीं पता है तो लिख लेंगे, अदरवाइज दिक्कतों में पड़ जाएंगे। तो एंटी मार्कोनी-कॉज क्या होगा, देखिए यहाँ पर निगेटिव एडेंडम अगर उस कार्बन पर जुड़ा था जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे तो एंटी मार में निगेटिव एडेंडम वहां पर जुड़ेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होने वाले हैं। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पर आपको X यानी कि ब्रोमीन लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा। फोर्थ वन इज एलाइलिक या फिर बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ये रहा आपका एल्कीन है ना, X यानी कि रेडिकल होगा ना, एट द एंड रेडिकल में टूटने वाला है। Cl2 है अगर आपके पास तो Cl डॉट में टूटेगा। अरे हाँ है ना, तो यही है, यहाँ पर X डॉट हमने लिख दिया है क्योंकि अगर Br2 होगा तो Br डॉट में टूटेगा, ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है। एंड रिएजेंट्स कौन कौन से होंगे, Cl2 अलॉन्ग विद H यानी कि सनलाइट, या फिर Cl2 अलॉन्ग विद दिस टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है इसके पास, TbUOCl है ना। तो इन सभी केसेस में आपको क्लोरीन रेडिकल मिल रहा होगा। यहाँ पर ब्रोमीन के लिए आपको Br2H एंड NBr यानी कि एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इन सभी केसेस में आपको X रेडिकल मिल रहा होगा एंड वो यहाँ पर जुड़ रहा होगा, तो दैट मींस आपका ये एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। नाउ फिफ्थ वन, फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज। ओके, तो पहला वाला क्या है, फिंगल स्टील रिएक्शन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होनी चाहिए। फिंगल स्टील रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर आपके पास RX होगा, RX यानी कि X का मतलब क्या है, यहाँ पर क्लोरीन एंड ब्रोमीन। आयोडीन फ्लोरीन नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है। तो आप उसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं किसकी प्रेजेंस में, ये हो जाएगा आपका रिएजेंट NaI एंड ये क्या है, ड्राई एसीटोन। ये क्या है आपके पास, ड्राई एसीटोन। एंड यहाँ पर हेलोजन एक्सचेंज हो रहा होगा, दैट मींस अगर यहाँ पर आपके पास क्लोरीन है तो क्लोरीन गायब हो जाएगा, RI बन रहा होगा। ठीक है, अगर RCl था तो यहाँ पर आपके पास NaCl बन रहा होगा। अगर RBr होगा है ना, RBr होगा तो यहाँ पर आपके पास NaBr का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा होगा एंड यहाँ पर तो आपके पास RI ही होने वाला है ना। कोई दिक्कत है, यानी कि एल्काइल आयोडाइड। अरे हाँ है ना, यस। नाउ नेक्स्ट वन इज स्वार्ट्ज रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आप एल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन कर रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ इसी के केस में एल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। RX आपके पास होगा, ये सारे रिएजेंट्स आप अपनी दिलो दिमाग में बसा लें, AgF हो चाहे SbF3 हो चाहे COF2 हो या फिर आपके पास Hg2F2 हो, इन सभी का सिर्फ एक ही काम है, यहाँ इसको हटाना और इस पर फ्लोरीन का एडिशन कर देना। ठीक है, तो आपको RF का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा होगा एंड ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज, अब जरा केमिकल प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, यानी किसके किसके साथ रिएक्शन ये करने वाली है। पहला वाला क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा होगा। तो R प्लस X माइनस होगा तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ ऐड होगा, अरे प्लस पर होगा ना, न्यूक्लियोफाइल निगेटिव है यहाँ पर तो फिर R और न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो जाएगा, यहाँ पर लास्ट में आपको X निगेटिव निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ओके कोई दिक्कत। ये क्या है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज SN1। अब हम SN1 के बारे में बात करने वाले हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। यूनिमोलिकुलर इसको आप बोल रहे होते हैं, बाई मॉलिकुलर होगा दैट मीन्स SN2 हो रहा होगा, उसके बारे में आगे बात करी जाएगी।
फिलहाल यहाँ पर आइए RX R प्लस का फॉर्मेशन होगा एंड NU निगेटिव यानी कि न्यूक्लियोफाइल ना, NU निगेटिव क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। रीअरेंजमेंट अगर हो सकता है तो करवाइए रीअरेंजमेंट इफ पॉसिबल, एंड लास्ट में आप न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करवाने वाले हैं इस पर, तो आपको RNU लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। अरे हाँ है ना, यस। और अब चलिए स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 को समझने का प्रयास करते हैं। ये आपके पास कुछ कंपाउंड है, ओके। तो यहाँ पर अगर आपने X निगेटिव इसको आपने बाहर कर दिया तो यहाँ पर पॉजिटिव छूट जाएगा, प्लस छूट जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पर कार्बन पर प्लस छूट जाएगा, ओके। अब न्यूक्लियोफाइल दो प्रकार से अटैक कर सकता है, या तो यहाँ से अटैक करेगा या फिर यहाँ से अटैक करेगा। तो पहली बार हम यहाँ से अटैक करवाते हैं, तो यहाँ से जब अटैक करेगा यानी कि मिथाइल के पास से जब अटैक करेगा तो ये प्रोडक्ट बनने वाला है। अरे हाँ यार, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक कर रहा है, मिथाइल नीचे आ जाएगा, इथाइल ऐसे चला जाएगा। अरे हाँ है ना, ये आपका 51% बन रहा होता है। ये कितना बनता है, 51%। और अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक कर रहा होगा, यहाँ से अटैक कर रहा होगा, यहाँ पर क्या है, ये इथाइल यानी कि थोड़ा सा बल्कि ग्रुप है। दैट मीन्स यहाँ से जो अटैक करेगा मिथाइल इस तरह जाएगा, इथाइल इस तरह जाएगा, एंड यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आपको जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, एंड ये 49% बनता है। इसको आप बोलते हैं रेसमाइजेशन, है ना, इसको आप बोल रहे होते हैं रेसमाइजेशन, एंड इसको हम बोल रहे होंगे इन्वर्जन। बोलो हाँ है ना, कोई दिक्कत है आपको, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। यहाँ पर आपका रिएक्टेंट है ट्रांजिशन स्टेट 1, देन आपका इंटरमीडिएट बन रहा होगा, देन ट्रांजिशन स्टेट 2, एंड लास्ट में आपका प्रोडक्ट बनता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, ये ग्राफ आप थोड़ा सा देख लें अच्छी तरीके से। ट्रांजिशन स्टेट, देन इंटरमीडिएट, देन फिर से ट्रांजिशन स्टेट, और लास्ट में आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी इस प्रकार से होगी, दैट मीन्स प्रोडक्ट की एनर्जी कम होने वाली है इन कंपैरिजन टू रिएक्टेंट, ओके। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ SN1 रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए। यूजुअली 2 स्टेप रिएक्शन एंड कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। ऑब्वियसली बात है, 2 स्टेप की रिएक्शन है। पहले स्टेप में आपका ये हेलोजन अलग हो रहा होगा, दैट मीन्स कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा होगा। कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, पहले अटैक नहीं करेगा, बाद में अटैक करेगा। दैट मीन्स पहला स्टेप ये है, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में आपका न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर रहा होगा। तो जो पहला स्टेप है वही है आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि जनाब ये होता है स्लो, है ना। आपका ये स्लो स्टेप है, इसलिए ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो रहा होता है, ओके। थर्ड वन इज रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन। हेलोजन के रिस्पेक्ट में इस प्रकार से रेट ऑफ रिएक्शन होती है, यानी कि RF की रेट कम होती है, RI की रेट ज़्यादा होती है। इस प्रकार से इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप इसको देख सकते हैं, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एल्काइल, ओके। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटायन, यानी कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही बढ़िया होने वाली है। ठीक है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती हुई अगर नजर आ रही है, दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन भी आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा होगा। अरे हाँ है ना, यस। रेट इज इक्वल टू R इक्वल रेट R इज इक्वल टू KRX। RX क्या है, ये एल्काइल हैलाइड, दैट मीन्स रेट सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड कर रहा होता है, न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करता है। SN1 की बात चल रही है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। ऑर्डर इज इक्वल टू 1 एंड मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू 1। ऑर्डर भी 1 है, मॉलिक्यूलरिटी भी 1 है, तभी तो इसका नाम SN1 है। PPS यानी कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, वीक न्यूक्लियोफाइल, एंड यहाँ पर इनकम्प्लीट रेसमाइजेशन अकर्स। यहाँ पर इनकम्प्लीट रेसमाइजेशन होता है, मोर इन्वर्जन एंड लेस रिटेंशन। यही तो हमने आगे पिछली स्लाइड में हमने आपको बताया था। रेसमाइजेशन 49% एंड इन्वर्जन 51%। देखिए, अगर आपको स्टेटमेंट में 50-50 दे दिया जाए ना, तभी आप सही ही टिक करेंगे। अगर 50% भी दे दिया जाए तब भी आप उसको टिक करके आ रहे होंगे। अगर आपसे स्पेसिफिकली नहीं बोला जा रहा है तो आप तब तक के लिए आप 50-50 मान कर ही चलेंगे, है ना, क्योंकि आप देख सकते हैं 49, 51 कोई बहुत बड़ा डिफरेंस तो है नहीं, है ना। नाउ अब बात कर रहे होंगे अब हम SN2 की। SN2 यानी कि बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज SN2। ये एक स्टेप की रिएक्शन है, यहाँ पर एक ही स्टेप में सब कुछ हो रहा होता है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आपका इस पर पीछे से अटैक करेगा, दैट मीन्स अब यहाँ वाला बॉन्ड टूटने लगेगा, ये वाला बॉन्ड टूटने लगेगा, ये वाले बॉन्ड का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये हो गया आपका R। ये वाला बॉन्ड BB का मतलब क्या है, BF कुछ और में समझना बाबूजी। हाँ, BB का मतलब है बॉन्ड ब्रेकिंग, BF का मतलब है बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा होगा, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग चल रही होगी, एंड ये दोनों चीजें एक साथ हो रही होती हैं, यानी कि साइमल्टेनियसली हो रही होती हैं। एक ही स्टेप में रिएक्शन अगर हो रही होगी, एंड फाइनली आपका ये X निगेटिव अलग हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड इससे जुड़ जाने वाला है। इस प्रकार से ये पीछे से अटैक करता है, SN2 में पीछे से अटैक करता है, SN1 में अटैक बाद में होता है, पहले कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो ये SN2 आपकी सिर्फ और सिर्फ 1 स्टेप रिएक्शन है ना। स्टीरियोकेमिस्ट्री को समझने का प्रयास करते हैं। SN2 पीछे से अटैक करता है ना, ये पीछे से अटैक करेगा, बाद में ये ओपन होगा। देखिए, न्यूक्लियोफाइल आपका ऐसे अटैक करेगा इस कार्बन पर, जब अटैक कर देगा तो आपका ये ऐसे ओपन हो जाएगा, दैट मीन्स X ऐसे बाहर जाने वाला है। और ये कैसे होता है, एक साथ होता है ना, दैट मीन्स न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा होगा, एंड हेलोजन से इसका बॉन्ड टूटता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। ट्रांजिशन स्टेट इसको आप बोलते हैं, 1 स्टेप रिएक्शन है। फर्दर आपको लास्ट में ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, है ना। एंड ये क्या होता है, 100% इन्वर्जन, बोले तो वाल्डन इन्वर्जन भी आप इसको बोल रहे होते हैं। और जब यहाँ पर आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखेंगे तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही ट्रांजिशन स्टेट है। SN1 में 2 ट्रांजिशन स्टेट थी, क्योंकि 2 स्टेप रिएक्शन थी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप रिएक्शन है,
ओके, तो ये हो जाएगा आपका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ SN2 रिएक्शन। कोई दिक्कत है नहीं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं SN2 के। वन स्टेप रिएक्शन है, ऑब्वियसली बात है, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन होता है। ओके, फर्स्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, एक ही स्टेप है तो वही आपका RDS होगा, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वही होने वाला है। रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन जैसा था SN1 में वैसा ही यहाँ पर भी होने वाला है। रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एल्काइल, अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर जनाब पीछे से अटैक हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, इस पर धक्का मार रहा है तब जाकर के अलग हो रहा है। दैट मीन्स अगर यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाने वाली है, क्योंकि अटैक करने के लिए जगह भी तो चाहिए, बोलो, अटैक करने के लिए जगह चाहिए, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। दैट मीन्स 1 डिग्री पर अटैक जल्दी होगा इन कंपेरिजन टू 2 डिग्री, एंड उस पर जल्दी होगा इन कंपेरिजन टू 3 डिग्री। ऐसा इसका मतलब है स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। रेट R इज इक्वल टू के, यहाँ पर देखिए एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड कर ही रहा है, साथ में न्यूक्लियोफाइल पर ही डिपेंड कर रहा है। SN1 सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करता है, बट SN2 एल्काइल हैलाइड के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड कर रहा होता है। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी यहाँ पर 2 होने वाला है। PAS यहाँ पर आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, ये दोनों एक साथ रखकर याद करें, या आसानी से याद हो रहे होंगे। इन्वर्जन, जिसको आप वार्लिन इन्वर्जन बोल रहे होते हैं, एंड स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है ये। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, जो भी तक आपने देखा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों एक्सप्लेन नहीं किया वहां पर, इसलिए नहीं एक्सप्लेन किया था। देखिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, जहां पर ऑक्सीजन से H जुड़ा होगा उसी को आप बोल रहे होंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जहां पर ऑक्सीजन से H नहीं जुड़ा होगा उसको आप बोल रहे होंगे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। यानी कि ROH, H2O, RCOOH, यहाँ पर सभी में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, दैट मीन्स वो सभी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हैं। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, दैट मीन्स पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। PPS फेवर्स SN1 रिएक्शन, यहाँ पर देखिए PPS SN1 रिएक्शन में है। हाँ, क्यों फेवर करता है SN1 रिएक्शन को, ये देखिए क्योंकि ऑक्सीजन से H जुड़ा हुआ है तो इस प्रकार से ये घेर लेगा, इसको इस प्रकार से घेर लेगा, क्योंकि ये अलग हो जाता है ना, ये 2 स्टेप में रिएक्शन है। कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा होगा एंड साथ में यहाँ पर X नेगेटिव का फॉर्मेशन हो रहा होगा, ये सभी H2O के द्वारा घेर लिए जाएंगे। ठीक है, इसीलिए ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 रिएक्शन को फेवर कर रहा होता है। बट पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट SN2 रिएक्शन को फेवर करता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो रही होती है। ठीक है, तो Na+ पर ये आपका क्या है बताइए, ये है ना ड्राई एसीटोन, एसीटोन आपका इस प्रकार से घेर रहा होगा, ये आपके बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं आपको, है ना। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट SN2 रिएक्शन को फेवर करता है एंड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 रिएक्शन को फेवर करता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अरे हाँ है ना, यस। कंपाउंड्स व्हिच डू नॉट शो SN1 एंड SN2, ऐसे कंपाउंड जो SN1 रिएक्शन या फिर SN2 रिएक्शन शो नहीं करते हैं, ये कंपाउंड नहीं शो करता है, ये कंपाउंड नहीं शो करता है, ये वाला कंपाउंड भी नहीं करता है। अच्छा, ये क्या है, यहाँ पर ब्रेड्स रूल फॉलो हो रहा होता है। ये क्या है, ये जनाब इसको ऐसे यहाँ पर देखिए, आपको समझने में दिक्कत है तो ऐसे आते हैं यहाँ पर, ऐसे ऐसे ऐसे, ये आपका बेंजीन है, इसी से आप लगा रहे हैं X। यहाँ पर क्या है, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल मतलब कि कंजुगेशन में इन्वॉल्व है। अगर कंजुगेशन में इन्वॉल्व है तो भैया दिक्कत है, मतलब बाहर वाले की अवेलेबल नहीं है, अंदर ही अंदर इन्वॉल्व है ये, है ना। देखिए RX आपके पास है, दैट मीन्स एल्काइल हैलाइड। इसकी अगर आप रिएक्शन करवाने वाले हैं KCl के साथ, तो KCl किसमें टूटता है, K+Cl नेगेटिव में। अरे हाँ है ना, अगर K+Cl नेगेटिव में टूटता है दैट मीन्स SN1 रिएक्शन हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पर आयनिक प्रोडक्ट में टूट रहा होगा, आयनिक प्रोडक्ट में टूट रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, RX आपका आयनिक एंड कोवैलेंट दोनों प्रकार के बिहेवियर शो करता है, दोनों प्रकार के बिहेवियर को शो कर सकता है। बट अगर आपके पास KCl है दैट मीन्स K+Cl नेगेटिव में टूट रहा है, या फिर K+NO2 है, यानी कि KNO2 अगर आपके पास है जो कि K+NO2 नेगेटिव में टूट रहा है, तो फिर ये आयनिक की प्रकार से बिहेव कर रहा होगा। ठीक है, दैट मीन्स R+X- हो जाएगा, तो KX अलग हो जाएगा, देन RCN यहाँ पर आपको बनता हुआ नजर आ रहा होगा। यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर आपको RONO बनता हुआ नजर आ रहा होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इस प्रकार से NO जुड़ा हुआ है। देखिए बहुत ध्यान से, ONO नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, अगर सिंगल बॉन्ड है दैट मीन्स निगेटिव आएगा ही आएगा, है ना, निगेटिव आएगा ही आएगा। और निगेटिव जल्दी अटैक करता है इन कंपैरिजन टू लोन पेयर, निगेटिव जल्दी अटैक करता है इन कंपैरिजन टू लोन पेयर, दैट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीजन अटैक कर रहा होगा, ऑक्सीजन अटैक कर रहा होगा इस R पर, R पॉजिटिव पर। अगर R पॉजिटिव पर ऑक्सीजन अटैक किया है तो RONO का फॉर्मेशन हो रहा होगा। बोलिए हाँ है ना, कोई दिक्कत है आपको, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब नीचे आइए, जहां पर ये कोवेलेंट के प्रकार से बिहेव कर रहा होगा, कहां पर करेगा, AgCl में। AgCl में क्या होता है, इस प्रकार से आपका ये बॉन्ड होता है ना। तो नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है ना, नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है, वो लोन पेयर यहां पर अटैक करता है, इस R पर लोन पेयर अटैक करता है, दैट मींस RNC होने वाला है। R से नाइट्रोजन जुड़ा है ना पहले, NC, यानी कि यहाँ पर NC होगा। इसको क्या बोलते हैं आप, आइसोसाइनाइड, इसको आप बोल रहे होंगे आइसोसाइनाइड, ऊपर वाले को बोलेंगे साइनाइड। अरे हाँ है ना, R है दैट मींस एल्काइल आइसोसाइनाइड। बोलिए हाँ है ना, यस। अब इधर देखते हैं AgNO2, AgNO2 कैसे होता है, AgONO इस प्रकार से होता है। यहाँ पर भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों पर लोन पेयर है आपके पास। अच्छा,
तो कौन वाला लोन पेयर जल्दी अटैक करेगा? निगेटिव तो यहाँ पर है नहीं, लोन पेयर है, तो अब ये देखना होगा किसका लोन पेयर जल्दी अटैक करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए नाइट्रोजन का लोन पेयर जल्दी अटैक कर रहा होगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर जल्दी अटैक करेगा। दैट मींस अब नाइट्रोजन जुड़ने वाला है आर से, दैट मींस RNO2 का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा होगा तुम्हें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुमसे गलती करवाई जा सकती है, RONO बनेगा या फिर RNO2 बनेगा, ये बात आप देख लें। AgNO2 में इस प्रकार से होता है, नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करता है इसलिए RNO2 का फॉर्मेशन होता है, बट KNO2 में ऑक्सीजन का निगेटिव अटैक कर रहा होता है इसलिए RONO का फॉर्मेशन हो रहा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है आपको? नहीं होनी चाहिए। ये सारी बातें आप एक बार फिर से देखें, आपको समझ में आ रही होंगी। नाउ एलिमिनेशन रिएक्शंस, दैट इज E2। ध्यान से देखिएगा, ये रहा आपके पास कंपाउंड, एल्कोहलिक KOH हो या फिर एल्कोहलिक NaOH हो, दोनों का ही काम होता है एलिमिनेशन करना, है ना। एलिमिनेशन करना यानी कि हेलोजन एंड कार्बन को बाहर निकालना। तो हेलोजन इस वाले कार्बन से बाहर जाएगा एंड जो आपका हाइड्रोजन बाहर जाता है वो जाता है अल्फा कार्बन से। अल्फा कार्बन ये भी है, अल्फा कार्बन ये भी है, तो एक बार इससे आप हाइड्रोजन बाहर निकालिए, एक बार इससे आप हाइड्रोजन बाहर निकालिए। जब आप इससे हाइड्रोजन बाहर निकालने वाले तो ये आपका प्रोडक्ट बन रहा होगा, जब इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ पर अल्फा कार्बन ज़्यादा है, ठीक है। ये वाला प्रोडक्ट कम स्टेबल है, दैट मीन्स मोर स्टेबल है, इसलिए ये मेजर होने वाला है, और ये लेस स्टेबल है इसलिए ये माइनर होने वाला है। ZgF प्रोडक्ट ये हो रहा होगा आपका, एंड हॉफमैन ये वाला हो जाएगा। देखिए मेजर या माइनर से आप हॉफमैन ZgF बताने का प्रयास न करें, गलती हो सकती है। जब भी आपसे ZgF पूछा जाए आप बता रहे होंगे मोर स्टेबल, ठीक है। जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो ZgF प्रोडक्ट बन रहा होगा, लेस स्टेबल वाला हॉफमैन हो जाएगा, है ना। एंड नाउ रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल के साथ रिएक्शन करवा रहे होंगे अब हम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। पहला वाला क्या है? वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन देखिए इनका काम, तीनों का ही काम, वुड्स रिएक्शन हो, वुड्स फिटिक हो या फिर फिटिक हो, तीनों में ही रिएजेंट आप यूज करने वाले हैं Na ड्राई ईथर। एंड Na ड्राई ईथर का काम है, Na ड्राई ईथर का काम है कपलिंग करना। बताइए कपलिंग करवाना मतलब, है ना, जो तुम्हारे बस का है नहीं, इधर आई है ना। तो वुड्स रिएक्शन में आपके पास RX है, एल्काइल हैलाइड, R डॉट X डॉट में टूटने वाला है, ओके। तो R डॉट X डॉट और होगा तो ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ये R बॉन्ड R आपको दिखाई दे रहा होगा, बोलिए हाँ है ना, यस। वुड फिटिंग में एक आपके पास एल्काइल हैलाइड होगा, दूसरा आपके पास एराइल हैलाइड होने वाला है, PHX ये होता है। ये जो है बेंजीन आपका, इसी पर X लगाइए, यही है आपका PHX। एल्काइल हैलाइड है एंड एराइल हैलाइड है। रीजन तो यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी कपलिंग होगी, PH एंड R की कपलिंग हो रही होगी। फिटिक रिएक्शन की बात करेंगे जब हम, फिटिक रिएक्शन में आपके पास दोनों ही एराइल हैलाइड होने वाले हैं, PHX, ठीक है। Na ड्राई ईथर PH का फॉर्मेशन हो रहा होगा। इन तीनों को जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, है ना। नाउ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैन एक्ट एज बेस एंड न्यूक्लियोफाइल एज वेल बिकॉज इट हैज बोथ आयनिक एंड कोवैलेंट कैरेक्टर। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के पास आयनिक एंड कोवैलेंट दोनों प्रकार का कैरेक्टर होता है, इसलिए ये बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरीके से बिहेव कर सकता है। एल्काइल हैलाइड आपके पास है, इसकी जब रिएक्शन करवाने वाले हैं Mg ड्राई ईथर के साथ, तो आपका RMgX बन रहा होगा, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए R नेगेटिव MgX है एंड RMgX यहाँ पर डेल नॉट आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत है। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे इससे। रेट ऑफ रिएक्शन RF की कम है, RCl RBr RI। अभी तक जितनी भी आपने रेट ऑफ रिएक्शन हेलोजन के साथ देखी है, इन सभी में नीचे जाते हुए रिएक्टिविटी बढ़ रही है ना, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती हुई नजर आ रही है। इन मॉइस्ट कंडीशन एल्केन विल बी फाउंड। मॉइस्ट कंडीशन में एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा होगा, क्यों? क्योंकि मॉइस्ट कंडीशन का मतलब क्या होता है? H2O किसमें टूटेगा? H+OH नेगेटिव में, है ना, H+OH नेगेटिव में टूटने वाला है, तो R नेगेटिव यहाँ पर है, R नेगेटिव किसको लेगा? H को, ऑब्वियस सी बात है, तो RH का फॉर्मेशन हो रहा होगा, है ना। नाउ नेक्स्ट वन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज एन ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, ओके। ड्राई ईथर स्टेबलाइजेस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड डिक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर आपके पास ड्राई ईथर नहीं होगा, ड्राई ईथर अगर आपके पास नहीं होगा तो रिएक्शन आगे प्रोसीड करती जाएगी, रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी, रिएक्शन रुकेगी नहीं। तो ड्राई ईथर का यूज हम इसीलिए करते हैं, ड्राई ईथर क्या करता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को स्टेबलाइज कर रहा होता है, दैट मींस रिएक्टिविटी उसकी कम कर देता है, इस प्रकार से, है ना। कोई दिक्कत है आपको? बताइए, इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, रिएक्टिविटी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कम हो जाती है ड्राई ईथर की वजह से। ये क्वेश्चन आपसे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पहली केमिकल रिएक्शन क्या है? एसिड बेस रिएक्शन या फिर जेरेविटनोफ रिएक्शन, है ना। RMgX आपके पास है H+, यानी कि एसिडिफाई आप कर रहे होंगे, तो R नेगेटिव MgX होगा, तो H+ से जुड़ जाने वाला, तो फिर RH का फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट वन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना। ये क्या है? विद कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे हो रहा होगा? कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि जहां पर आपको ये ग्रुप नजर आ रहा हो, है ना, सी डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ पर ये ग्रुप है आपके पास R माइनस MgX, ऑब्वियस सी बात है, R नेगेटिव। तो ये नेगेटिव कहाँ पर अटैक करेगा? कार्बन पर। क्यों? कार्बन पर क्यों ही अटैक करेगा? क्योंकि जब आप कार्बन एंड ऑक्सीजन को देखेंगे तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, दैट मींस इसके इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरफ जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर डेल पॉजिटिव चार्ज बन रहा होगा एंड यहाँ पर डेल नेगेटिव। अरे हाँ है ना।
तो आर नेगेटिव कहाँ पर अटैक करेगा, डेल पॉजिटिव पर ना, तो आर नेगेटिव अटैक करेगा यहाँ कार्बन पर, और जब ये अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाएगा, दैट मींस ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज बना होगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव बन जाएगा, और ये आर ने जो कार्बन पर अटैक किया था यहाँ से जुड़ जाने वाला है। ठीक है, NH4Cl जब आप करेंगे तो ये वाला बाहर चला जाएगा, इसको H+ मिल जाने वाला है। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन आपको होता हुआ नजर आ रहा होगा। ओके, एन इशू नाउ रेट ऑफ रिएक्शन इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि यहाँ पर पीछे से अटैक हो रहा होता है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस अगर बढ़ रहा होगा दैट मींस अटैक आसानी से नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन गिरती हुई तुम्हें नजर आ रही होगी। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन किस प्रकार से, यहाँ पर ऑब्वियसली बात है बहुत ही कम है, स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ पर और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि आप यहाँ पर आपके पास दो आर ग्रुप आ चुके हैं, यहाँ पर एक आर ग्रुप था, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन है आपके पास। आर यानी कि एल्काइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन गिरती हुई नजर आपको आ रही होगी, है ना, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा होगा। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोफिलिसिटी, दैट मींस -m -h एंड -i के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, +m +h या फिर +i ग्रुप के। जीओसी में सारी बातें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन वगैरह आपको पता होनी चाहिए। नाउ साइनाइड्स के बारे में बात करते हैं। अभी जो आप देख रहे थे वो कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में देख रहे थे, है ना। अब साइनाइड्स के केस में देखते हैं। साइनाइड्स यानी कि R≡C≡N, इसको आप बोलते हैं साइनाइड। अच्छा, ये है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। R नेगेटिव किस पर अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, डेट मींस यहाँ पर डेल नॉट होगा, कार्बन पर डेल पॉजिटिव होने वाला है, तो इस पर अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा, तो R यहाँ से जुड़ जाएगा, R यहाँ से जुड़ जाएगा, और इस एक बॉन्ड को ऐसे ओपन कर देगा। इसका मतलब कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होगा, है ना, दिखाई दे रहा है या नहीं। चलिए यहाँ पर हम दूसरा पेन ले लेते हैं। आपके पास यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होने वाला है। ओके, यहाँ पर क्या है आपके पास HCO पॉजिटिव, दैट मींस H+ OH- आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये बॉन्ड जब टूटेगा तो इसके पास यहाँ पर डेल नेगेटिव है, यहाँ पर डेल पॉजिटिव है। इसका मतलब जो H होगा वो इसके पास आएगा, जो OH होंगे वो इसके पास आएंगे, क्योंकि OH में क्या है, नेगेटिव है, तो इस पर आने वाला है। दैट मींस इस कार्बन पर 2 OH ग्रुप आपको नजर आ रहे होंगे। आप सभी को पता ही होना चाहिए कि एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप हाईली अनस्टेबल होते हैं। दैट मींस यहाँ पर इस प्रकार से H2O यानी कि पानी बाहर निकल जाएगा, तो कार्बन डबल बॉन्ड O आपको नजर आ रहा होगा, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, R जिस प्रकार से अटैक किया था वहां पर ऐसे ही लग जाने वाला है। ओके, एनी इशू, आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपके जीवन में रहनी नहीं चाहिए। नाउ अब बात करेंगे हम साइक्लिक ईथर की। साइक्लिक ईथर यहाँ पर है RMgX, R नेगेटिव अटैक करेगा यहाँ पर, इस वाले कार्बन पर ही अटैक क्यों करेगा, क्योंकि जनाब ये लेस हिंडर्ड कार्बन है, लेस हिंडर्ड कार्बन है तो आसानी से अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा, तो इस बॉन्ड को इस प्रकार से ओपन कर देने वाला है। देन H+ पाकर के ये O- OH में कन्वर्ट हो रहा होगा। ठीक है, R ने यहाँ पर अटैक किया था तो R ग्रुप यहाँ पर जुड़ता हुआ तुम्हें नजर भी आना चाहिए। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे। ए साइक्लिक ईथर डज नॉट रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ए साइक्लिक ईथर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करने वाली, सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक ईथर ही रिएक्ट करेगी, है ना। 3 and 4 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर कैन रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो यहाँ पर आपने देख ही लिया 3 मेंबर ने रिएक्ट किया है। 5 मेंबर्ड एंड बियॉन्ड डू नॉट रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। 5 मेंबर की साइक्लिक ईथर या फिर उससे ज्यादा की साइक्लिक ईथर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करने वाली। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिखे हुए हैं, इसको जरूर से पढ़ लीजिएगा, है ना। नाउ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, RCO और ये Z का मतलब क्या है, Z=Cl हो सकता है, OCOR हो सकता है, OR हो सकता है, NR2 हो सकता है, बट Z=NHR नहीं हो सकता, NH2 नहीं हो सकता। अगर ये होगा तो फिर एसिड बेस रिएक्शन होने लग जाएगी, है ना, समझ पा रहे हैं। तो ये वाले ग्रुप नहीं होने चाहिए Z की जगह पर आप क्लोरीन, OCOR, OR, NR2 कुछ भी ले सकते हैं। RMgX होगा SNAE, है ना, दैट मीन्स एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर ये निगेटिव है, इस पर अटैक करेगा तो इस Z को बाहर निकाल देगा, है ना, Z ये बाहर जाएगा, Z- में कन्वर्ट हो जाएगा, देन H+ के साथ मिलकर के ZH का फॉर्मेशन कर रहा होगा। ठीक है, Z क्या क्या हो सकता है ये आपको पता होना चाहिए, क्या नहीं हो सकता ये भी पता होना चाहिए। स्ट्रॉन्गर कंजुगेट एसिड मतलब बेटर लिविंग ग्रुप, जितना स्ट्रॉन्गर कंजुगेट एसिड होगा उतना ही बढ़िया लिविंग ग्रुप भी होने वाला है। तो लिविंग ग्रुप का ये आपको ऑर्डर पता होना चाहिए, RCOCl, RCO, OCOR, है ना, इस प्रकार से ऐसे होगा, ये इस प्रकार से ये होने वाला है ना। ठीक है, देन RCOOR, RCONH2, इस प्रकार से गिरता हुआ ये लिविंग ग्रुप का ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। बोलो हाँ, है ना। यस, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोइरिन्स। अब हेलोइरिन्स के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर आपके पास बेंजीन है, Cl2Fe है, इसका क्या काम है, इसका काम है Cl देना, है ना, क्लोरीन पॉजिटिव देना, दैट मींस क्लोरीन पॉजिटिव यहाँ पर अटैक करके इसे जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। अगर यहाँ पर Br2Fe होता तो ब्रोमोबेंजीन बन जा रहा होता। ठीक है, यहाँ पर अभी आपके पास टॉल्यून है, यानी कि मिथाइल पर, सॉरी, बेंजीन पर मिथाइल जुड़ा हुआ है, इसको बोलेंगे हम टॉल्यून। टॉल्यून की अगर आप रिएक्शन करवाने वाले हैं Cl2Fe के साथ तो क्या होगा, आपका जो CH3 ग्रुप होता है, आपको पता होना चाहिए जो CH3 ग्रुप होता है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। ऑर्थो पोजीशन कौन सी हुई, ये, पैरा कौन सी हुई, ये। ठीक है, ऑर्थो ये वाली, दैट मींस ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, यानी कि एक प्रोडक्ट ऑर्थो का भी बनेगा, एक प्रोडक्ट पैरा का भी बनेगा, बट पैरा वाला मेजर होता है,
ऑर्थो वाला माइनल होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है आपको? अगर यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी किसी भी केस में, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जा रही होगी तो उस पर्टिकुलर केस में ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मेजर होगा, बाकी हर जगह पर आपको पैरा वाला प्रोडक्ट ही मेजर मिल रहा होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को थोड़ा सा देख लेना है, जो कि यहाँ पर नहीं हो रही है ना। तो पैरा वाली पोजीशन पर आप क्लोरीन लगा देंगे तो आपको आपका प्रोडक्ट मिल जा रहा होगा। ना मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ेंगे, और अब यहाँ पर आपके पास सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला क्या है, बेंजीन। बेंजीन की रिएक्शन अगर आप करवाने वाले हैं कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो दोनों मिलकर के आपको NO2 पॉजिटिव दे रहे होंगे, एंड ये NO2 पॉजिटिव यहाँ पर जुड़ जाएगा। दैट मीन्स नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होता हुआ तुम्हें नजर आ रहा होगा। देन फर्दर रिएक्शन आप करवाने वाले हैं SnHCl के साथ, तो फिर SnHCl के साथ ही जो नाइट्रोबेंजीन आपके पास था वो एनिलीन में कन्वर्ट हो जाने वाला है, यानी कि NO2 के बजाय अब यहाँ पर NH2 ग्रुप आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि इसका काम क्या है, इसका काम है रिडक्शन करना। रिडक्शन करना इसका मतलब ऑक्सीजन को हटा करके हाइड्रोजन को जोड़ने वाला है। ओके, ठीक है। इसकी एनिलीन की फर्दर रिएक्शन आप करवाने वाले हैं NaNO2 एंड HCl के साथ। ये टेम्परेचर हो जाएगा आपका 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो किसका फॉर्मेशन कर रहा होगा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, एंड इस पर्टिकुलर रिएक्शन को आप बोलते हैं डायजोटाइजेशन रिएक्शन, है ना, डायजोटाइजेशन रिएक्शन। आपका क्या बन चुका है ये, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, एंड ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है ना। तो इसको पकड़ करके आगे सारी रिएक्शन को समझने का प्रयास करते हैं हम। ये हो गया आपका बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं जब आप Cu2Cl2 के साथ अलॉन्ग विद HCl, तो आपको PHCl का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा होगा। दैट मींस क्लोरोबेंजीन। Cu2Br2 होगा HBr, तो फिर आपको ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा होगा। अगर आपके पास CuCN अलॉन्ग विद KCN होगा तो फिर आपको PHCN, दैट मींस फिनाइल साइनाइड देखने को मिल रहा होगा, है ना। एंड इन तीनों रिएक्शंस का नाम क्या होता है, सैंडमेयर रिएक्शन। ये तुम्हें पता होना चाहिए, कोई भी एक्सक्यूज आप ना दें इसके बारे में, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। ये सारे रिएजेंट्स होंगे तो इस प्रकार से बन रहा होगा, एंड सभी को आप सैंडमेयर रिएक्शन बोलने वाले हैं। अब CuHCl है, अगर आपके पास CuHBr है तो CuHCl के केस में PHCl यानी कि क्लोरोबेंजीन बन रहा होगा। HBr के केस में आपको ब्रोमोबेंजीन बनता हुआ नजर आ रहा होगा, एंड इसको आप बोल रहे होंगे गैटरमैन रिएक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत है? अगर आपके पास मेटल अलग है, मतलब अकेले ही है, तो उस केस में आपको गैटरमैन रिएक्शन लिखना होगा। अगर मेटल के साथ आपका वो भी है जो जुड़ने वाला है, दैट मीन्स सैंडमेयर रिएक्शन आप इसको बोल सकते हैं, है ना। एंड नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप एराइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन करने वाले हैं, जो कि एक रेयर बात है, हर जगह नहीं होता है ये। तो उसके लिए आपके पास रिएजेंट होना चाहिए HbF4, और इसको हीट करेंगे आप तो फिर आपको PHF यानी कि बेंजीन रिंग पर आप फ्लोरीन जोड़ रहे होंगे। इसी को आप बोलते हैं बार्ज-स्कीमिन रिएक्शन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या बन रहा था, स्वार्ट्ज रिएक्शन में आप कहाँ पर क्या जोड़ रहे थे बताइए। स्वार्ट्ज रिएक्शन में आप R यानी कि एल्काइल पर F जोड़ रहे थे, यहाँ पर आप एराइल पर F जोड़ रहे हैं, फ्लोरीन, है ना। NaNO2 Cu अगर आपके पास है तो फिर PHNO2 यानी कि ये बन रहा होगा आपका, है ना। नाउ Ki, अगर इसकी रिएक्शन आप Ki यानी कि K+I नेगेटिव के साथ करवाने वाले हैं तो आपको PHI मिल रहा होगा। दैट मीन्स बेंजीन पर आप आयोडीन लगा रहे होंगे, है ना। H2O बॉइलिंग यानी कि पानी बॉइल किया जा रहा है, दैट मीन्स आपको PHOH यानी कि फिनॉल आपको मिलता हुआ नजर आ रहा होगा। H3PO2 एक्वस, इसकी रिएक्शन जब आप करवाएंगे तो बेंजीन तो आपको मिलेगा ही, साथ में H3PO3 भी मिल रहा होगा। एंड देन ये क्या है बताइए, C2H5OH है ना, C2H5OH है ये। इसकी रिएक्शन जब आप करवाने वाले हैं तो आपको ये मिलेगा, एंड साथ में बेंजीन भी मिल रहा होगा। क्या है ये, CH3CH डबल बॉन्ड O, अरे यही तो है। और कुछ है क्या, नहीं और कुछ नहीं है, यही है। तो जब आप C2H5OH के साथ रिएक्शन करवाने वाले हैं तो आपको ये मिलने वाला है। ये सारी रिएक्शंस आप याद कर लें, पढ़ रहे हैं, खास तौर पे ये वाली आपकी रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोइंस, है ना। नाउ फर्स्ट वन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अच्छा ये क्या होता है। यहाँ पर आपके पास हेलोजन है, कोई बेंजीन पर कोई भी हेलोजन है, न्यूक्लियोफाइल है आपके पास, तो फिर रिएक्शन होगी क्या, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, नो रिएक्शन लिखा तो है। उसके रीजन्स कई सारे हैं, देखिए रीजन्स को थोड़ा जरा ध्यान से देखिएगा। ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन, थोड़ी देर पहले ही हम आपको ये बात बता चुके हैं कि यहाँ पर जो भी होगा हेलोजन, मान लीजिए यहाँ पर क्लोरीन है तो उसके पास क्या होगा, लोन पेयर होगा ना, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, दैट मीन्स यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर में बनता हुआ नजर आ रहा होगा। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसकी वजह से ये काम नहीं बना होगा। देखिए यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है, हेलोजन के जो लोन पेयर्स हैं वो इसके साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं, इसकी वजह से ये रिएक्शन नहीं हो रही है। दूसरा रिएक्शन क्या है, ड्यू टू इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटायन। मान लीजिए आप इसको हटा भी देंगे, आप इसको अगर हटा देंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा फिनाइल केटायन। क्या ये स्टेबल होता है, नहीं होता है, ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत ही अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है, इसकी वजह से ये नहीं बनने वाला, है ना। ये देखिए यहाँ क्रॉस लगा हुआ है, एक्स नहीं। नाउ थर्ड वन इज ड्यू टू डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन ऑफ CX बॉन्ड। कार्बन ऑफ CX बॉन्ड यानी कि जो CX बॉन्ड है उसके कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन का डिफरेंस है। जैसे यहाँ पर बेंजीन है आपका, एक्स है, यहाँ पर लोन पेयर, तो एक्चुअल में ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, यानी कि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दैट मींस sp2 कार्बन है, यहाँ पर sp2 कार्बन है, और जो आप CH3X जोड़ रहे होते हैं यहाँ पर कुछ भी रेजोनेंस नहीं है, तो सिंगल बॉन्ड ही है, दैट मीन्स ये आपका sp3 कार्बन हो रहा होता है। तो डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन की वजह से भी ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करने वाली।
लास्ट पॉइंट क्या है, ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रॉन रिच हेलोइनियंस। जो हेलोइनियंस होती हैं आपकी वो इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं, इलेक्ट्रॉन रिच हैं, और अगर न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर रहा है तो कैसे अटैक कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल करने लग जाएगा ना। यस, इसकी वजह से ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको, है ना। डॉस प्रोसेस अच्छा प्रोसीड नहीं करती है, आम भाषा में हो गया, बट मेंटॉस जीवन में तो जनाब प्रोसीड करेगी ही करेगी, है ना। मेंटॉस जिंदगी। क्लोरोबेंजीन से यहाँ पर आपका फिनॉल बनता हुआ नजर आ रहा है ना। देखिए मोल्टेन या फ्यूज NaOH आप लेने वाले हैं, 623 केल्विन टेम्परेचर है और 300 से लेकर 320 ATM प्रेशर है, यानी कि अच्छा खासा टेम्परेचर और प्रेशर है। दैट मीन्स यहाँ पर क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का फॉर्मेशन हो रहा होगा, दैट मीन्स यहाँ से क्लोरीन बाहर जाएगा एंड OH का एडिशन हो रहा होगा, है ना। ठीक है, तो याद रखिएगा डोज प्रोसेस को। यहाँ पर आप फिनॉल के प्रिपरेशन के लिए भी आप इसका यूज कर रहे होते हैं, इसको आपने फिनॉल के प्रिपरेशन में भी पढ़ा होगा, है ना। नाउ ArSN2, देखिए यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन पर, क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पर डेल पॉजिटिव होगा इस कार्बन पर, है ना। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए इस क्लोरीन पर डेल नेगेटिव एंड कार्बन पर डेल पॉजिटिव होगा। ठीक, ये सारी बातें आप समझ चुके होंगे आई होप। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड इस प्रकार से अरेंज होगा, ओके। और ये कैसा है, स्लो स्टेप, दैट मीन्स रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपका ये होने वाला है ना। नाउ देखिए पहले तो आपका ये एरोमेटिक था, है ना, अब आपका ये नॉन एरोमेटिक बन चुका है। आई होप आपने एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक हमारे जीओसी वाली वीडियो से कंप्लीट कर रखा होगा, है ना। देखिए अब यहाँ पर जैसे ये वाला बॉन्ड ऐसे आएगा ना, तो यहाँ पर इस कार्बन पर निगेटिव बना होगा, इस कार्बन पर निगेटिव बना होगा, ओके। देखिए अभी ये वाला निगेटिव फिर से अरेंज होगा, तो यहाँ पर ऐसे होगा और ये क्लोरीन बाहर से निकल जाएगा इस बार, क्यों, क्योंकि क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है एंड ये स्टेप फास्ट होने वाला है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर आपको आपका प्रोडक्ट मिल रहा होगा, अरे हाँ है ना, यस। और यहाँ पर आपको मीजन हेमर कॉम्प्लेक्स भी बनता हुआ नजर आ रहा होगा। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि मीजन हेमर कॉम्प्लेक्स कैसा होता है ना। अब देख लें एक बार, ये होता है मीजन हेमर कॉम्प्लेक्स जो कि आपको यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा होगा, ठीक। रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर लिखा नहीं है, तो ये वाला ऑर्डर होता है, आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं, है ना। ये वाला रेट देख लेना है आपको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड एंड दिस इज द लास्ट वन, है ना। देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, हाँ यहाँ पर देखिए क्लोरोबेंजीन है आपके पास, NO2 पॉजिटिव, है ना। कैसे निकालते हैं आप NO2 पॉजिटिव, HNO3H2SO4, है ना। ये इसके साथ रिएक्शन करवाने वाले हैं आप, तो दोनों मिलकर के आपको NO2 पॉजिटिव दे रहे होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर आपको ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। देखिए ऑर्थो प्रोडक्ट भी यहाँ पर बन रहे होंगे, बट मैंने सिर्फ पैरा लिखे हैं क्योंकि ये पैरा वाले मेजर होते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ पैरा प्रोडक्ट लिखे हैं, बट ऑर्थो वाले प्रोडक्ट्स भी बन रहे होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको ये प्रोडक्ट भी बनता हुआ नजर आ रहा होगा, क्लोरोबेंजीन ऐसे हो जाएगा और यहाँ पर आप NO2 का एडिशन कर रहे होंगे ऑर्थो पोजीशन पर, ठीक है। दोनों बनेंगे, पैरा वाला भी ऑर्थो वाला भी है, सभी में ऐसा ही होगा, बट मैंने सिर्फ और सिर्फ पैरा लिखा है क्योंकि पैरा वाला मेजर होने वाला है, ठीक है। क्लोरीन पॉजिटिव तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, R पॉजिटिव ये, एंड इस प्रकार से आप सारी चीजें देख पा रहे हैं, है ना। ये क्या है एट द एंड ऑफ द डे, सल्फोनिक एसिड, अरे हाँ है ना, यस। तो फाइनली आपने हमारे साथ बैठकर हेलो एल्केन हेलो एरिन कंप्लीट कर लिया है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, जो भी आपका एग्जाम आगे आने वाला है उसके लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहें, रिवीजन करके जाइएगा, PYQs की प्रैक्टिस करिए, है ना, तभी जाकर के आप बेहतर हो रहे होंगे। हमने चैप्टर वाइज PYQs करा रखे हैं, आप सभी जानते ही होंगे, तो चैप्टर वाइज PYQs की प्रैक्टिस करें। कोई क्लियर वीडियो देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप, है ना। चलिए मिलेंगे इस वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।